Let's improve English. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. तुमने नादानी में उससे बहस कर ली, यानी तुम्हें पता नहीं था कि वो कितना खतरनाक इंसान है, उससे बहस नहीं करनी थी. नादानी में इंग्लिश में कह सकते हैं You argued with him out of ignorance. You argued with him out of ignorance. Ignorance. नादानी में हम कुछ करते हैं. It means we do it out of ignorance. Ignorance उस state को कहते हैं जब किसी इंसान को कुछ पता नहीं है, किसी चीज़ के बारे में वो अनजान है, मतलब उस क्वालिटी को ignorance होना कहते हैं. जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस बात को समझिए. आज तक उसने मुझे अंधेरे में रखा, मतलब अनजान रखा. He has kept me in ignorance up to this day. इस दिन तक. He has kept me in ignorance. वैसे किसी को अंधेरे में रखना इंग्लिश में भी इसको इसी तरह से भी हम कह सकते हैं. Keep someone in the dark. He has always kept me in the dark. He has always kept me in ignorance. एक saying है इंग्लिश में जिसके अंदर ignorance आता है. Let me tell you that. ना जानने में ही भलाई है. Ignorance is bliss. Ignorance is bliss. कभी कभी किसी चीज़ को हम ना जाने उसी में हमारा फ़ायदा होता है. जैसे कि कोई पेशेंट को अगर हम ना बताएं कि उसको कोई बड़ा डिजीज़ है तो ही फ़ायदा है. इग्नोरेंस इज़ ब्लिस. कभी कभी हमें कुछ ना पता हो उसी में फ़ायदा होता है. जब भी ऐसी सिचुएशन हो आप इस बात को कह सकते हैं इग्नोरेंस इज़ ब्लिस. वो सीढ़ियों से उलट पुलट करता हुआ नीचे गिर गया. उलट पलट करता हुआ नीचे गिर गया. तो हमारे दिमाग में आएगा हम कैसे बोल सकते हैं इस इंग्लिश में. ही फेल डाउन द स्टेयर्स. ही फेल डाउन द स्टेयर्स. लेकिन इसको कहने का अब एक बेटर तरीका है. हम कहना चाहते हैं उलट पलट करता हुआ नीचे गिरा. इंग्लिश में कहेंगे ही टम्बल्ड डाउन द स्टेयर्स. ही टम्बल्ड डाउन द स्टेयर्स. टम्बल का आप यूज़ कीजिए. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ही रोल्ड डाउन द स्टेयर्स. ही रोल्ड डाउन द स्टेयर्स. घूमता हुआ नीचे गिर गया. ही रोल्ड डाउन द स्टेयर्स. पेट्रोल का दाम गिरता जा रहा है. तो कोई चीज़ जब गिर रही हो इस तरह से तब भी हम इंग्लिश में इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं टम्बल. The price of petrol is tumbling. The price of petrol is tumbling. ये सब तेरा ही किया धरा है. इंग्लिश में कहेंगे It is all your deed. It is all your deed. So what is deed? Deed is anything that you do. It could be good or bad. Anything that you do is your deed. It is all your deed. ये सब तेरा ही किया धरा है. इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं. तुमने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है. हम कह सकते हैं You have not done a brave deed. You have not done a brave deed. उसने बहुत बुरे कर्म किए हैं. इंग्लिश में कहेंगे He has done many evil deeds or bad deeds. He has done many evil or many bad deeds. चलो बाहर थोड़ा घूमने चलते हैं. इंग्लिश में कैसे कहेंगे Let's go out for a stroll. Let's go out for a stroll. जी हाँ फ्रेंड्स, स्ट्रोल का मतलब होता है जब आप थोड़ा सा घूमने जाते हैं बाहर तो उसे कहते हैं स्ट्रोल. इसको आप वर्ब की तरह और नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. चलो बाज़ार घूम कर आते हैं. इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स स्ट्रोल थ्रू द मार्केट. लेट्स स्ट्रोल थ्रू द मार्केट. यहाँ पर स्ट्रोल का मतलब घूमना ही है. एज अ वर्ब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. लेट्स स्ट्रोल थ्रू द मार्केट. वैसे अगर आप किसी चीज़ के किनारे किनारे चल रहे हैं तो आप प्रेपोजिशन अलोंग का यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई वॉकड अलोंग. आई स्ट्रोल्ड अलोंग द वॉल. हम दिल्ली घूमने जा रहे हैं. अब आपको ऐसे समझना है. अब यहाँ पर हम स्ट्रोल का यूज़ नहीं कर सकते. बेशक यहाँ पर भी हम कह रहे हैं घूमने जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली घूमने जा रहे हैं मतलब यहाँ पर स्ट्रोल कहना अजीब लगेगा, क्योंकि स्ट्रोल तो होता है थोड़ी देर के लिए सैर पर जाना, टहलना. दिल्ली घूमने जा रहे हैं, कोई टहलने के लिए दूर नहीं जाता. यहाँ पर आपको कहना चाहिए वी आर गोइंग ऑन अ दिल्ली टूर. वी आर गोइंग ऑन अ दिल्ली टूर. सो फ्रेंड्स, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग वर्ड्स का चुनाव करना चाहिए. मैंने उसे गुड बाय कहा. इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे आई सेड गुड बाय टू हिम. इसको कहने का और बेटर तरीका है आई बेड गुड बाय टू हिम. जी हाँ फ्रेंड्स, बिड का मतलब बोली लगाना होता है, लेकिन बिड का ही मतलब ये भी होता है कि जब आप किसी को ग्रीट करते हैं उसे भी बिड करना कहते हैं. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं आई बेड हिम गुड बाय और आई बेड हिम गुड आफ्टरनून. इसी तरह से आई बेड हिम गुड आफ्टरनून, आई बेड हिम गुड मॉर्निंग, आई बेड हिम गुड बाय. इस तरह से आप बेड का यूज़ कर सकते हैं. बेड की सेकंड फॉर्म है बेड. आई बेड हिम गुड बाय
or I bade goodbye to him. Look at this sentence. मैंने अपने दोस्तों से विदा ले ली. विदा या विदा दोनों तरीके से इसे कहा जाता है. मैंने अपने दोस्तों से विदा ले ली. इंग्लिश में कहेंगे I bade farewell to my friends. I bade farewell to my friends. ऐसे भी कह सकते हैं I bade my friends farewell. I bade my friends farewell. ये जो bid है ये उसी तरह से यूज़ होता है जिस तरीके से हम send को यूज़ करते हैं. जैसे I sent him a flower या फिर I sent a flower to him. जैसे हम give का यूज़ करते हैं I gave money to him और I gave him money. उसी तरह I bade farewell to my friends और I bade my friends farewell. उस पर श्राप चढ़ा हुआ है. ऐसा आपने सुना होगा कभी ना कभी. अगर ऐसा हमें बोलना हो इंग्लिश में उस पर श्राप चढ़ा हुआ है, इंग्लिश में कहेंगे He is cursed. आप कह सकते हैं He is under a curse. There is a curse upon him. A curse has been put on him. तो देखा फ्रेंड्स, एक ही बात को आप कितने तरीके से कह सकते हैं. उसको एक साधु ने श्राप दे दिया. तो दे देने का मतलब ज़रूरी नहीं जहाँ पर भी देना आए वहाँ पर हम गिव का ही यूज़ करेंगे. सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स का चुनाव करना होता है. वर्ड्स की चॉइस डिपेंड करती है सिचुएशन पर, सर्कमस्टेंसेस पर. अब यहाँ पर क्योंकि कर्स को गिव नहीं करते जनरली, हम कर्स को पुट करते हैं. अ सेंट पुट अ कर्स ऑन हिम. सेंट ना कह के साधु कहना ज़्यादा सही रहेगा. अ साधु पुट अ कर्स ऑन हिम. मैं उसके चिड़चिड़ेपन से तंग आ गया हूँ. इंग्लिश में इसे कह सकते हैं आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज पेचुलेंस. I am sick and tired of his petulance. Petulance is the type of behavior when someone becomes angry quickly. Petulance को ही आप इंग्लिश में ill temper भी कह सकते हैं. I am sick and tired of his ill temper. यानी वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है. कोई चीज़ भी उसके मन की नहीं हुई तो वो चिढ़ जाता है. उसने कुछ कहा वो नहीं हुआ तो चिढ़ जाता है. इस तरह से Petulance को आप crankiness कह सकते हैं. Crankiness या फिर grouchiness. Grouchiness. Look at this sentence. पता नहीं वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है. अब यहाँ पर हमें इसी वर्ड को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है. पेचुलेंस को हम जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा पेचुलेंट. आई वंडर वाई ही इज़ सो पेचुलेंट. आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आपको ऐसा कहना हो पता नहीं ऐसा क्यों है. पता नहीं से जब आप कोई बात शुरू करते हैं तो आप बोलेंगे आई वंडर. आई वंडर वाई, आई वंडर वॉट, आई वंडर हु. जिस तरह से पेचुलेंस का एडजेक्टिव फॉर्म पेचुलेंट होता है उसी तरह से इल टेम्पर का एडजेक्टिव फॉर्म होता है इल टेम्पर्ड. ही इज़ इल टेम्पर्ड. ही इज़ क्रैंकी. ही इज़ ग्राउची. एक और वर्ड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं ही इज़ पेडिश. ही इज़ पेडिश मतलब वो चिड़चिड़ा है, उसे गुस्सा जल्दी आता है. कोई मेरे बैकग्राउंड में लगा रहा है झाड़ू और उसकी आवाज़ शायद आपको क्रैंकी कर रही हो. प्लीज़ डोंट माइंड दैट. प्लीज़ forgive me for that. कभी कोई झाड़ू लगाने लगता है, कभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं. क्या करूं मैं? आखिर किया क्या जा सकता है. जिसका जो काम है वो तो करेगा ही. ये बाल्टी रख लो, काम आएगी. इंग्लिश में कहेंगे keep this bucket, it will come in useful. So this is the phrase that you can use. Something comes in useful यानी वो चीज़ काम आ जाती है. It comes in useful. और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा. जो पैसे मैंने बचा रखे थे वो काम आ गए. The money I had saved came in useful. The money I had saved came in useful. ये चैनल बहुत काम आएगा, सब्सक्राइब कर लो. This channel will come in useful. Do subscribe. This channel will come in useful. Do subscribe. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.